नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रखा है। अब 10 मार्च को 2 बजे मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिन बढ़ाई है। सीबीआई को पहले मिली जांच 5 दिन की रिमांड आज खत्म होने वाली थी। पूरे मामले पर डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी पुलकित अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, इस मामले पर ताजा जानकारी, ताजा डेवलपमेंट्स क्या होते हुए नजर आ रहे हैं, बताएं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इस रिमांड को मांगते वक्त सीबीआई ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि मनीष सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, सीबीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ लोगों के साथ कन्फ्रंट कराना है और कुछ और पेपर की तलाश में सीबीआई लगी हुई है। ये तमाम बातें सीबीआई की तरफ से कोर्ट के अंदर रखी गई। वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया कि सीबीआई ने जब भी पूछताछ के लिए बुलाया वो गए। इसी के साथ उन्होंने अपनी पत्नी की खराब तबीयत का हवाला भी कोर्ट के अंदर दिया और साथ ही मनीष सिसोदिया की तरफ से ये भी कहा गया कि सीबीआई लगातार एक ही तरीके के सवाल वहां पूछ रही है, यानी कि सीबीआई के पास कुछ नया नहीं है। मनीष सिसोदिया के वकील ने सीबीआई रिमांड का विरोध किया कि आगे मनीष सिसोदिया को सीबीआई रिमांड पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि सीबीआई के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में वो जानना चाहती है। ये मनीष सिसोदिया के वकील ने लगातार विरोध कोर्ट के अंदर किया। सीबीआई मनीष सिसोदिया की 3 दिन की रिमांड मांग रही थी, जिसके बाद में कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को 2 दिन की रिमांड पर सीबीआई को पर भेजा गया है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कोर्ट के से थोड़ी दूर पार्टी दफ्तर और कोर्ट के बीच में प्रोटेस्ट चलता रहा। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लगातार केंद्र सरकार के विरोध में और मनीष सिसोदिया के पक्ष में नारे लगाते रहे। जी बिल्कुल पुलकित, ये अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और देश में अचानक जो मौसम में बदलाव हुआ है उसका असर अब लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। अचानक मौसमी बुखार, सर्दी, खांसी के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने ट्विटर पर गाइडलाइंस भी जारी की हैं और लोगों को और डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक्स दवाओं से बचने की सलाह दी है। आईएमए ने कहा कि देश में बुखार के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है और इनमें से अधिकांश मामले इन्फ्लुएंजा या H3N2 के हैं। नोटिस में ये भी कहा गया है कि बुखार 3 दिनों के अंत में चला जाता है, लेकिन खांसी 3 सप्ताह तक बनी रहती है। इसी पूरे मुद्दे पर जब आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जयेश लेले से हमने बातचीत की, उन्होंने काफ़ी सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन इस पूरी डिटेल ड्राफ्ट के साथ ही जो आईएमए की गाइडलाइंस है उस पर हमें बताई। आइए आपको सुनाते हैं। आईएमए ने लिखा है कि नो एंटीबायोटिक्स का कारण यह है कि जब भी एंटीबायोटिक हमें चाहिए तभी उसका इफेक्ट कम हो जाता है, ऐसा हमने देखा है। अनवांटेड या अननेसेसरी एंटीबायोटिक जो वायरल फीवर, जैसे आपने बताया कि मौसमी है, वायरल फीवर जैसे गर्मी बढ़ गई है, थोड़ा सा सर्दी खांसी होना या थोड़ा सा स्नीजिंग होना, तो इसमें वायरल फीवर जो है उसमें ये एंटीबायोटिक की दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग आए दिन एंटीबायोटिक लेते हैं और एंटीबायोटिक लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, कम डोज में लेते हैं और एक दिन में ठीक हो जाता है। क्योंकि ये जो वायरल फीवर है ये आपने देखा होगा कि 2 या 3 दिन से जास्ती चलता ही नहीं है, तो इसके बारे में इसको एंटीबायोटिक का जरूर नहीं है। तो ये एंटीबायोटिक का खतरा, ये लॉन्ग टर्म हम लोग को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो जरूरी है तो एंटीबायोटिक लीजिए, इसमें डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो इसके बारे में ये जो एंटीबायोटिक को क्लैरिफिकेशन जो पूरे हमने नोटिफिकेशन या एक पब्लिकेशन में दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जब भी सर्दी खांसी सिंपल आते हैं तभी आप पैरासीटामोल या एंटी एलर्जिक दवा लेके आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। जरूर होगा तो डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। एक हाथ 2 एंटीबायोटिक मत लेना, क्योंकि हमने देखा गया कि कोरोना में भी काफी हद तक लोगों ने अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग मंग से अलग अलग ढंग से लिए हैं और उसका अभी हम देख रहा है कि वो जो एंटीबायोटिक जरूरी है तभी वो काम नहीं कर रही है। तो इसके बारे में एंटीबायोटिक जरूरी है तो जरूरी डॉक्टर डिसाइड करेगा, आप खुद अपने मन से मत लीजिए।
तो ये है आईएमए की लेटेस्ट गाइडलाइंस जो मौसम में बदलाव के साथ साथ जो लोगों की सेहत में बदलाव या कह सकते खराबी आ रही है उस पर ताज़ा गाइडलाइंस और एंटीबायोटिक्स ना लेने की, साथ ही डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब ना करने की सलाह देता हुआ आईएमए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दूसरी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने क्रूड प्रोडक्शन एटीएफ और डीजल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन टैक्स के रेट्स में बदलाव किए हैं। घरेलू क्रूड प्रोडक्शन पर विंडफॉल टैक्स 4,350 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,400 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। वहीं हवाई ईंधन एटीएफ पर एडिशनल विंडफॉल टैक्स ₹1.50 प्रति लीटर से अब शून्य कर दिया गया, यानी कि अब एटीएफ पर एडिशनल विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा। डीजल पर भी विंडफॉल टैक्स ₹2.50 प्रति लीटर से घटाया गया है, उसे घटाकर 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल को विंडफॉल टैक्स के दायरे में ही रखा गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बाजार की तरफ रुख करते हैं और पूरे हफ्ते के दौरान जो बड़ी खबर या कह सकते हैं कि जो खबर बाजार में बड़ा बदलाव लेकर आई वो थी अडानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए जो रिलीफ की खबर आई वो। जी हाँ, जीक्यूजी पार्टनर्स के अडानी ग्रुप कंपनियों में निवेश के बाद शुक्रवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। एक बड़ा डेवलपमेंट था अडानी ग्रुप शेयरों के लिए और बड़ा निवेश आता हुआ। पिछले कुछ महीनों में अडानी ग्रुप में काफ़ी उथल पुथल मची और ये निवेश जीक्यूजी पार्टनर्स जो कि एक बड़ा फंड हाउस है इसकी तरफ से निवेश आना इस ग्रुप के लिए एक रिलीफ रैली की तरह साबित हुआ। अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स की अगर बात करें तो इनके शेयरों में हमने देखा अडानी एंटरप्राइजेस इन पर्टिकुलर करीब 17% का उछाल देखने को मिला। अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन जैसे शेयरों में भी जोरदार तेजी का माहौल दिखा। ब्लॉक डील का असर सरकारी बैंक्स पर भी देखने को मिला क्योंकि अडानी ग्रुप का एक्सपोजर जो बैंक्स पर है उसके चलते बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को एक कंसर्न थी ही और अडानी ग्रुप के लिए रिलीफ आना बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए भी एक सपोर्ट या कह सकते हैं रिलीफ की तरह से साबित हुआ और इसी के चलते हमने बैंक्स फाइनेंशियल स्टॉक्स पर भी एक अच्छी तेजी और अच्छी रैली देखी। कितना एक्सपोजर है अडानी ग्रुप में बैंक्स का इन पर्टिकुलर विस्तार से हम एक रिसर्च लेकर आए हैं और ये रिसर्च की सारी जानकारी हमारे सहयोगी हर्ष आपको बताएंगे। हर्ष, आप बताएं। जी हाँ, तो लार्जर बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे तो अराउंड 40% अदानी ग्रुप का एक्सपोजर इंडियन बैंक्स का है। अदानी ग्रुप का डेट अराउंड 2 लाख करोड़ पे है। इंडियन बैंक्स का एक्सपोजर अराउंड 80,000 करोड़ पे है। इसमें से अराउंड 32% आउट ऑफ 40% विच इज़ अराउंड 60,000 ऑड करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक्सपोजर है और अराउंड 20,000 करोड़ ऑड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक्सपोजर है। तो ये लार्ज ब्रेकअप है। जब हम ओवरऑल देखें कि प्राइवेट बैंक्स का जो लोन बुक है अराउंड 0.3% ऑफ FY24 लोन्स अदानी ग्रुप का है, तो एक स्मॉलर कंपोनेंट है और PSU बैंक्स का 0.7% FY24 का लोन बुक का है। अब देखते हैं कि कौन से बैंक्स ने क्या एक्सपोजर्स हाईलाइट किए थे लास्ट मंथ। SBI ने बताया था कि अराउंड 27,000 करोड़ का उनका एक्सपोजर है अदानी ग्रुप का। PNB ने कहा था अराउंड 7,000 करोड़, दोनों फंडेड नॉन फंडेड कंबाइंड, और बॉब ने कहा था अराउंड 5,400 करोड़ का उनका एक्सपोजर है। जब हम एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस बैंक को देखें तो अराउंड 0.94% ऑफ टोटल एसेट बेस का एक्सपोजर है एक्सिस बैंक का। इंडसइंड बैंक का अराउंड 0.85% ऑफ टोटल एसेट बेस का है और IDFC फर्स्ट का अराउंड 0.5% ऑफ टोटल एसेट बेस का है एक्सपोजर। तो लार्जली ये काउंटर्स में भी एक पॉजिटिव रैली आती हुई। बिल्कुल हर्ष, शुक्रिया आपका। तो अडानी में बैंक्स या कह सकते हैं इंडियन बैंक्स का जो एक्सपोजर है उसकी सारी जानकारी हमें हर्ष ने बताई, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि जीक्यूजी पार्टनर्स के निवेश से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में शुक्रवार को ये ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो जीक्यूजी ने ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पर हिस्सा खरीद किया और ये खबर आने के बाद इन स्टॉक्स में अच्छी मजबूती नजर आई। अब अडानी ग्रुप के संकट मोचक कंपनी कौन है, इस कंपनी के मैनेजमेंट कौन है, ये भी जानना आप चाहेंगे, बता रहे हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, अडानी ग्रुप में जो है जीक्यूजी ग्रुप ने जो है लगभग 15,500 करोड़ के स्टेक जो है ओवरऑल अडानी ग्रुप ऑफ पोर्टफोलियोज़ में लिए हैं और भारतीय मूल के जो राजीव जैन हैं वो इस कंपनी के जो है आप सूत्रधार कह सकते हैं, CIO हैं
और प्रमोटर चेयरमैन सब हैं। इसके अलावा याद रखिए जो स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसको भी ओवरलुक करते हैं। अब देखा जाए तो इनको परफॉर्मेंस भी मिला है, फंड मैनेजर ऑफ द ईयर भी मिला है 2023 में, और वेबसाइट के मुताबिक जो है लगभग 10 कंट्रीज़ में जो है इनका एक्सपोजर है। टोटल जो इसका AUM साइज़ है लगभग $88 बिलियन का, मतलब 800 कंपनीज़ पे जो है टोटल निवेश किए हैं। लेकिन इस ब्लॉक डील में कौन से कंपनीज़ में जो स्टेक बढ़ाए हैं अदानी ग्रुप के, उस पर हम फोकस करेंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, इन 4 स्टॉक्स में जो है स्टेक के जो है बढ़ाया गया है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं लगभग 3% स्टेक एट एन एवरेज सारे कंपनीज़ में बढ़ाए गए हैं। लेकिन कौन है GQG के चेयरमैन, उनके बारे में डिटेल्स जानते हैं। उनका जन्म जो है भारत में हुआ था, 90s में उन्होंने MBA किया था मियामी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद जो है 96 में वॉन्टेबल एसेट मैनेजमेंट में गए। अब वहाँ पे भी लीडरशिप स्किल्स के कारण जो है वो CIO बने 2002 में। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2016 में उन्होंने GQG की शुरुआत की है। हालांकि कंपनी US बेस्ड है लेकिन लिस्टेड ऑस्ट्रेलिया में है, और 2021 में दमदार लिस्टिंग देखने मिली थी ऑस्ट्रेलिया में। लगभग $893 मिलियन का लिस्टिंग आया था। और इसके अलावा जो है कंपनियों में जो सस्ते भाव से एक्विजिशन करने के लिए जो है इनकी जो जान पहचान है। और आखिर में मैं कहूँगा कि जो इंटरनेशनल फंड है यहाँ पे उनका टोटल एक्सपोजर लगभग 40 से लेके 50 लार्ज कैप्स में है। तो ये है ओवरऑल पिक्चर GQG का और राजीव जैन जी का। तो ये तो रही अडानी ग्रुप में जो लेटेस्ट खबर आई उससे जुड़ी सारी की सारी जानकारी आपके लिए। लेकिन और भी ढेर सारी खबरें हैं जो कि आज आपके लिए जानना ज़रूरी है, और इन्हीं में से एक है हॉल मार्किंग यानी कि बुलियन मार्केट और गोल्ड से जुड़ी हुई खबर। इस महीने की 31 तारीख यानी 31 मार्च के बाद बिना HUID हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स नहीं बिकेंगे। जी हाँ, उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए सरकार ने ये नियम लागू करने का फैसला लिया है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास। समीर, गोल्ड की शुद्धता पूरी करने या गोल्ड की प्योरिटी पर पूरी तरह से नज़र सरकार की है, और इस पर सरकार और खासतौर से ग्राहकों उपभोक्ताओं के फायदे, उनके हित की बात कर रही है। क्या है ताज़ा अनाउंसमेंट्स जो हो रही हैं हॉलमार्किंग को लेकर? ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के मकसद से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला गोल्ड आर्टिफैक्ट, गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड ऑर्नामेंट से जुड़ा हुआ है। दरअसल फैसला ये है कि 31 मार्च 2023 के बाद कोई भी गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड आर्टिफैक्ट अगर उसमें 6 अंकों का HUID नंबर नहीं है तो उसकी बिक्री नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप 31 मार्च 2023 के बाद अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो ये ज़रूर देख लें कि उसमें 6 अंकों का HUID नंबर होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो ऐसी बिक्री ना दुकानदार कर पाएगा, और आपका खरीदने के लिहाज से भी ये ठीक नहीं होगा। इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि 6 HUID नंबर से होने से ये होगा कि स्पष्टता रहेगी और किसी तरीके की धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अभी बाजार में 2 तरीके के गोल्ड आर्टिफैक्ट आप देख पा रहे होंगे, जिसमें 4 अंकों का HUID है और 6 अंकों का है। लेकिन आने वाले वक्त में किसी तरीके की असुविधा ना हो या कोई परेशानी ना हो तो एक ही 6 अंकों का HUID नंबर को लागू किया जाएगा। ये अल्फा न्यूमेरिक होगा, यानी कि इसमें अक्षर भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। तो ये अल्फा न्यूमेरिक 6 डिजिट का HUID नंबर होगा, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि गोल्ड ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट पे अंकित होगा, और उसकी बिक्री 31 मार्च 2023 के बाद अनिवार्य कर दी गई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पूरे देश भर में 1300 से ज़्यादा हॉल मार्किंग सेंटर हैं। हॉल मार्किंग को पहले ही अनिवार्य किया जा चुका है, और अब सरकार इस 6 अंकों के HUID नंबर को अनिवार्य करके ये भी देखेगी कि किसी तरीके की दिक्कत या धोखाधड़ी ग्राहकों के साथ ना हो पाए। हॉलमार्किंग अनिवार्य है और अब 6 अंकों का HUID भी 31 मार्च से अनिवार्य होने जा रहा है। शुक्रिया समीर ये सारे अपडेट्स के लिए। ऑटो इंश्योरेंस को लेकर एक अहम खबर आई है। इंश्योरेंस कंपनियों ने सीधे फास्टैग के जरिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस करने का प्रस्ताव दिया है। इस खबर से जुड़ी डिटेल्स अनुराग शाह के पास है। अनुराग, आप बताएं। भारत के अंदर अभी भी बड़ी संख्या में जो व्हीकल चलते हैं रोड पे, हाईवेज पे, वो अनइंश्योर्ड है, उनका इंश्योरेंस नहीं है। और इंश्योरेंस के दायरे में लाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा सरकार को एक प्रस्ताव दिया गया है, और ये प्रस्ताव है जो फास्टैग अकाउंट है उसको इंश्योरेंस से लिंक कर दिया जाए। और इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना जो प्रेजेंटेशन दिया है, जो हाल ही के दिनों में बीमा मंथन के अंदर इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा भी इसको डिस्कस किया गया, और जहाँ पे बताया गया कि कंपनियाँ जो है वाहन पोर्टल के जरिए इसे पूरा कर सकती है। जहां पर जो अनइंश्योर्ड व्हीकल है हाईवे पे चल रहा होता है तो वहां पर
उसका जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस ऑटो डिडक्ट किया जा सकता है फास्टैग अकाउंट के जरिए। तो काफ़ी एम्बिशियस प्लान है ये, जिस पे चर्चा चल रही है और सरकार भी इसको लेके कटिबद्ध है, क्योंकि 50% तक व्हीकल जो है वो जो रोड पे चल रहे हैं वो बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं और देश में करीब 5 लाख दुर्घटनाएं होती है, जहां पर करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है हर साल। तो इसको देखते हुए भी जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक गाड़ी चलाने के लिए। तो इस वजह से इस प्रस्ताव पर इंश्योरेंस रेगुलेटर से लेकर इंश्योरेंस कंपनियों की सहमति और सरकार के साथ इसकी चर्चा की जा रही है। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का बदलाव हुआ है और टेक्नोलॉजी के अंदर सुधार हुआ है, तो इसको इंप्लीमेंट करना इतना मुश्किल नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियों की भी पूरी तैयारी है और इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है ऑन स्पॉट मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए, जिसका अंदर जो प्रीमियम है वो फास्टैग अकाउंट से ही डिडक्ट किया जा सकता है। राइट अनुराग, शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए। आइए हमारे सहयोगी से फिर प्रकाश से जुड़ते हैं और उनसे बीपीसीएल के विनिवेश की बात करते हैं। बीपीसीएल का विनिवेश अगले आम चुनाव से पहले होने की उम्मीद अब नहीं है। आम चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद ही बीपीसीएल का विनिवेश होने की उम्मीद है। इस खबर से जुड़ी जानकारी प्रकाश प्रियदर्शी के पास ही है। प्रकाश, बीपीसीएल के विनिवेश की अगर बात करें, 2022 में भी विनिवेश को रद्द किया गया था क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था और अब वापस से इसी तरह के डीलेज की खबरें आ रही हैं। बताएं क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अब बीपीसीएल का विनिवेश जो है 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले संभव नहीं है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार ने जब से बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया को स्क्रैप किया है, उसके बाद से पेट्रोलियम मंत्रालय और दीपम के बीच में कोई भी नई बातचीत नहीं हुई है नए प्रस्तावों के ऊपर। लिहाजा अब इस बात की संभावना बेहद कम है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीपीसीएल का विनिवेश जो है वो हो जाए। सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि दीपम जो है अब इस प्रक्रिया की शुरुआत जो मौजूदा ग्लोबल चुनौतियां हैं उसके खत्म हो जाने के बाद ही करेगी और उसके बाद ही नए प्रस्तावों पर चर्चा शुरू होगी। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने मई 2022 में बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया को रोक दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था क्योंकि अच्छे रिस्पांस जो है वो इन्वेस्टर्स की तरफ से नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि बीपीसीएल का जो प्लान था आईजीएल और पेट्रोनेट एलएनजी में स्टेक सेल बिक्री का, ताकि जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है उसको पूरा किया जाए, उसको भी अब ऑन होल्ड डाल दिया गया है। उस पर भी कोई नई चर्चा नहीं हो रही है। सरकार की योजना ये भी थी कि आईजीएल और पेट्रोनेट एलएनजी में बीपीसीएल का जो स्टेक है उसको दूसरे पीएसयूज को ट्रांसफर कर दिया जाए। अब इस प्रस्ताव को भी ऑन होल्ड डाल दिया गया है। इस पर अब कोई चर्चा नहीं हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि आईजीएल में जो बीपीसीएल का स्टेक है वो 22.5% है और पेट्रोनेट एलएनजी में 12.5% है। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने बीपीसीएल को इस बात के निर्देश दिए हैं कि पहले की तरह ही जो उसका एक्सपेंशन प्लान है उसको जारी रखे और जो निवेश के जो उसने प्लान तैयार किए हैं उस पर आगे बढ़े। सरकार के एजेंडे में आईओसीएल और एचपीसीएल की तरह बीपीसीएल की जो निवेश प्रक्रिया है वो भी अब प्रमुखता के तौर पर आ गई है और जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट में उसमें बीपीसीएल का निवेश जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, शुक्रिया ये जानकारी के लिए। अब बात येस बैंक की। येस बैंक को 81 मामले में सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिनों की राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बॉन्ड राइट ऑफ मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई करेगी, यानी कि अगली सुनवाई जो है 28 मार्च को होगी। हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 81 बॉन्ड होल्डर्स के हक में फैसला सुनाया था और 8,415 करोड़ रुपए के बॉन्ड को राइट ऑफ करने का फैसला बदल दिया था। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, आप बताएं। जी हाँ, येस बैंक 81 मामले में एक अहम सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर टॉप कोर्ट ने बोला है कि वो येस बैंक की पिटीशन को एडमिट कर रहे हैं। येस बैंक सुप्रीम कोर्ट इसीलिए मूव हुआ था क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि 81 बॉन्ड होल्डर्स के जो 8,415 करोड़ रुपए बकाया थे उनको राइट डाउन करना, मतलब एक भी पैसा वापस नहीं करना, सही नहीं था। इसलिए येस बैंक के रिकंस्ट्रक्शन प्लान में जो तय हुआ था कि बाकी शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ मिलेगा
लेकिन 81 बॉन्ड होल्डर्स को उनके बकाया का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। यह फैसला सही नहीं था, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला था, लेकिन एक कंडीशन रखी थी कि 6 हफ्ते में यस बैंक चाहे तो हायर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यस बैंक ने उसी का सहारा लिया और 6 हफ्ते के भीतर यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की और अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 28 तारीख को अगली सुनवाई तय की है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि जो छोटे बॉन्ड होल्डर्स हैं उनकी अनदेखी नहीं करी जानी चाहिए। रायसीन डायलॉग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विनिवेश प्रक्रिया को सरकारी कंपनियों की बिक्री कहना पूरी तरह गलत है। विपक्ष सब समझने के बाद भी सरकार पर गलत आरोप लगा रहा है। There is no sector now in India which is not available for the private sector to be in and function. And when we say a minimum presence of government in those core sectors, we mean that institutions which are big enough to run on their own steam will be there. But if there are others who are very small or unsustainable or not scalable, if there is a possibility, we will try to blend them so that a bigger unit, sustainable unit, a unit which can on its own take care of its needs, we will blend them and create a larger entity which can continue to be there. It's not a crazy rushing out to sell everything, nor is it sitting and saying government will run the business of producing pins to aircrafts to everything. So where the government doesn't have to be, it won't. But where, because of strategic interests, you have to be, it will be there, like telecom, for instance. There will be a telephone company, telecom company, which will be governments. And it will be run professionally. So it's not as if the government is completely selling out everything. At the same time, it's also not as if it's going to be running all the businesses itself. पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को नई ग्रोथ एनर्जी देने वाला है। देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम रोल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर देश के विकास और अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो हम जानते ही हैं, और सरकार ने रोड और इंफ्रा पर कितनी ज़्यादा अहमियत दी है ये भी हमने देखा है। आगे चलकर भारत 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर भी ले जाएगा। इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब हमारा कैपेक्स साल 2013-14 की तुलना में, यानी मेरे आने से पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में 5 गुना अधिक हो गया है। 5 गुना अधिक हो गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। देश में बिजली की भारी मांग को पूरा करने के लिए सरकार गैस बेस्ड पावर प्लांट फिर शुरू करने की कोशिश कर रही है। आइए इससे जुड़ी खबर और उससे जुड़ी जानकारी प्रकाश प्रियदर्शी से समझते हैं। प्रकाश, गैस बेस्ड पावर प्लांट को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें हैं, कहां तक आगे बढ़ पाया है ये डेवलपमेंट? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि ऊर्जा मंत्रालय ने गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को रिवाइव करने के मकसद से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग की है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ये मीटिंग की गई है, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई है कि क्या एनटीपीसी के जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको रिवाइव किया जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय के एस्टीमेट के हिसाब से अप्रैल महीने में जो पीक आवर पावर डिमांड है
वो 229 गीगावाट के आंकड़े को भी पार कर सकती है और इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लिहाजा इस पावर डिमांड को किस तरीके से पूरी की जाए उसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने ये बैठक की है और ये रणनीति बन रही है कि क्या अप्रैल से मई महीने के बीच में शॉर्ट पीरियड के लिए ही सही इन गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को रिवाइव किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बैठक में गेल एनटीपीसी के टॉप ऑफिशियल्स शामिल हुए हैं और मंत्रालय के भी टॉप ऑफिशियल्स इस बैठक में शामिल रहे, जिस पर इस मसले पर चर्चा हुई कि क्या गेल कम समय के लिए ही सही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैस जो है वो इन पावर प्लांट्स को सप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ उन पावर प्लांट्स की पहचान पर भी चर्चा हुई कि आखिर कौन से वैसे गैस बेस्ड पावर प्लांट्स होंगे जिनको रीस्टार्ट किया जाएगा और एडिशनल पावर जो है वो जनरेट किया जाएगा। जहां तक इन पावर प्लांट से जो गैस बेस्ड पावर प्लांट से जो पावर प्रोड्यूस होगा उसके कॉस्ट के सवाल है, जाहिर तौर पर नॉर्मल पावर से इसकी कॉस्ट ज़्यादा होंगी, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि CERC ने पहले से ही पावर एक्सचेंजेस पर हाई प्राइस सेगमेंट को मंजूरी दे दी है। जाहिर तौर पे इन पावर प्लांट से जो पावर निकलेंगे उन्हें एक्सचेंजेस पर बेचा जा सकता है। कॉस्ट तो ज़्यादा होगी, लेकिन सरकार को इस बात में मदद मिलेगी कि पीक आवर के दौरान एडिशनल पावर सप्लाई जो है वो की जा सकती है और पावर शॉर्टेज की स्थिति देश में नहीं होगी। ओके, पिछले पावर शॉर्टेज की स्थिति ना हो इसके लिए सरकार पूरी तरह से इस वक्त प्रतिबद्ध नजर आ रही है। शुक्रिया प्रकाश आपका ये जानकारी देने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का अलग अंदाज। बिल गेट्स और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ मिलेट्स की खिचड़ी बनाते हुए बिल गेट्स का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमने कुछ दिनों पहले ही आपको बताया था और इस पर स्पेशल कवरेज भी की थी कि 2023 साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया है और ये अनाउंसमेंट भारत के प्रपोजल पर की गई है। भारत एक ऐसा देश है जिसके 65 से 70% राज्य हैं जहां पर मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज की खेती होती है। तो भारत की इस धरोहर को सिर्फ देश ही नहीं अब विदेश भी मान रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ खिचड़ी बनाना या मिलेट्स की खिचड़ी बनाना सीखा। बिल गेट्स ने खिचड़ी में तड़का लगाने के साथ साथ बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो किया है ट्वीट और बिल गेट्स G20 की बैठक में हिस्सा लेने भारत आए हैं। वो स्मृति ईरानी के साथ पोषण अभियान के माध्यम से सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल भी हुए। इसके बाद दोनों ने भारत के सुपर फूड खिचड़ी यानी कि मिलेट्स मोटे अनाज के न्यूट्रिशन वैल्यू पर भी चर्चा की। और आपके अपने चैनल ईटी नाउ स्वदेश के खाते में एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। ईटी नाउ स्वदेश के कमोडिटी एंकर विश्व मोहन कुमार को बेस्ट कमोडिटी एंकर के अवार्ड से नवाजा गया है। ये सम्मान देश के मसाला कारोबारियों के सबसे बड़े संगठन FISS यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स की ओर से एक समारोह में इन्हें दिया गया है। इस मौके पर कमोडिटी कारोबार जगत की तमाम दिग्गज हस्तियां भी मौजूद रहीं। कैसा फील होता है विश्व मोहन जब आप एक एंकर से दूसरा एंकर जब मंच पे आता है, ताली में गड़गड़ाहट हो जाए। कम ऑन एवरीवन, सो हैप्पी एंड डिलाइटेड टू सी यू ऑन द स्टेज। और चलिए इसी के साथ स्वदेश खबर को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।